हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। एमपी भी जो है कभी भी अपनी डेट डिक्लेयर कर सकता है कि एग्ज़ाम कब होगा। हरियाणा जुडिशियल सर्विस भी अपना जो है मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। राजस्थान का भी अभी मेंस होना है। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एमपी में या तो जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हरियाणा जुडिशरी में और आरजेएस में, राजस्थान में जो लोग मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये लेक्चर सीरीज उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की। व्हाट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन किसे कहा गया है, इसके बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में कहाँ से कहाँ का जिक्र किया गया है? जब आप सेक्शन 122 से लेके 129 तक पढ़ते हैं। सेक्शन 122 से 129 प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन की बात करता है। ये लेक्चर सीरीज 23 है। इससे पहले कि अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाएं। जैसे एमके लीगल शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन एविडेंस एक्ट की, जिसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लेलिस्ट जैसे ही खोलेंगे आपको लेक्चर 1 से लेकर के अप टू 23 तक सारे वीडियो अवेलेबल अब तक के हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे जो फोर्थकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में आप उसको एक्सेस कर सकें और आप उनका बेनिफिट उठा सकें। सो टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 122 से 129। ओपन योर बेरेक्ट्स, ऑलवेज कीप योर बेरेक्ट्स रेडी विद यू। कौन कौन से बेरेक्ट रखने हैं? सीआरपीसी आपके पास होना चाहिए, आईपीसी आपके पास होना चाहिए, सीपीसी होना चाहिए, और इंडियन एविडेंस एक्ट तो होगा ही। उसकी तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर देख रहे हैं तो वो बेरेक्ट तो आप लेकर बैठे ही होंगे। हाइलाइटर, पेन, नोटबुक और A4 के जो पेपर हैं वो कटे हुए आपके पास रखे होंगे। मेक द चार्ट पहले रफ में बनाइए जो मैं क्लास देखते हुए, बाद में क्लास को रिपीट करके देखिए। जब तक टॉपिक समझ में आए बार बार देखिए, चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे चलिए। कभी भी ऐसे दौड़ना नहीं है, स्मूथ चलना। स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द एम बिहाइंड मेकिंग दिस इज लेक्चर सीरीज जस्ट टू मेक द लीगल एस्पिरेंट्स अवेयर अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द डिफरेंट स्टैट्यूट्स। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। तो हमने कहा कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होता क्या है? व्हाट इज प्रिविलेज? प्रिविलेज होता है ना कि प्रिविलेज मिल जाना किसी चीज़ का, कोई बेनिफिट मिल जाना। क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्या प्रिविलेज मिल रहा है? कम्युनिकेशन का। किस चीज़ का? कम्युनिकेशन का। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं, हम किसके बारे में पढ़े थे? विटनेस के बारे में, जहाँ पे विटनेस को ना तो कंपेल किया जा सकता है। विटनेस को यू कैन नॉट कंपेल टू गिव द आंसर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर मैटर्स। जो भारतीय दंड संहिता ने, इंडियन एविडेंस एक्ट ने सेक्शन 122 से 129 तक दिए, आप उनके लिए किसी भी विटनेस को जो इस कैटेगरी में फॉल करता है कंपेल नहीं कर सकते कि वो एविडेंस दे। विटनेस को कंपेल नहीं किया जा सकता है, और ना ही अगर विटनेस देना चाहे ही वॉलंटरी गिव दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन इन एविडेंस, तो उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब क्या है कि जब कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो इसी ऐसे मैटर से रिलेटेड है जिसको विटनेस डिस्क्लोज करना चाहता है, खुद से चाहता है, तो वी विल नॉट अलाउ, कोर्ट विल नॉट अलाउ, कोर्ट उसे अलाउ नहीं करेगा, और कंपेल जो है उसे कैन नॉट बी, कंपेल भी नहीं कर सकते हो। ना कंपेल कर सकते हैं और ना ही उसे अलाउ करेंगे। अंडरस्टूड? इसे कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अगर मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखेंगे? देयर आर सर्टेन मैटर्स विच अ विटनेस कैन नॉट ईदर बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज, or even if witness is willing to disclose, he will not be permitted to do so, and such matters are known as privileged communication. ठीक है, ये आपका privileged communication होता है।
इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 120 से लेकर के 129 तक आपके प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे 122 से 129 तक क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। वी विल अंडरस्टैंड दिस। सीधा चलते हैं हम सेक्शन 122 के ऊपर। सेक्शन 122, सेक्शन 122 क्या कहता है? कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान। भाई शादी के दौरान क्या क्या बातचीत हुई, सर्दी में किसी की शादी में आपका इनविटेशन आया, आप गए, वहाँ पे क्या क्या बातें हुई, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं निकालना है। ठीक है, इसको ऐसे इस लैंग्वेज से नहीं पढ़ना है। बेयर एक्ट खोल लीजिए अपना। वी विल अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द बेयर एक्ट। नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड shall be compelled, who is or has been married, जो या तो शादी हो रही है, हुई है या हो चुकी है। shall वर्ड यूज हुआ है, shall को आप यहाँ पे राउंड दे ले। shall be compelled to disclose, compelled to disclose को अंडरलाइन करके एक स्क्वायर में डाल दे 1 नंबर। any communication made to him during marriage to any person to whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any such communication। पहले यहाँ तक पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, इसके आगे पार्ट 2 है। यानी कि ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज योर मेन बॉडी ऑफ सेक्शन। क्या है? मेन बॉडी। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका एक्सेप्शन। 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। सेक्शन 122 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, बेयर एक्ट में जब भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप जो मैं अभी बना रहा हूँ इसको एक A4 पेपर का जो हाफ पोर्शन आपके बेयर एक्ट के साइज़ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया नोट्स बनाने का तरीका, वैसे इसको कर लें। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमारी जो लैंग्वेज है जिसको आजकल क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है। यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझना है, कोई ये डिफिकल्ट वो नहीं है। आपकी दोनों लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए, हिंदी मीडियम पे भी और इंग्लिश पे भी। ठीक है, तो जो सेक्शन 122 है आपका, इसको हम किस किस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? एक इसका बनाते हैं हम पार्ट 1, जिसको हम कह देते हैं मेन बॉडी। ये मेन बॉडी है। और जो सेकंड पार्ट है वो इसका है पार्ट 2, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस। इसकी एक्सेप्शंस क्या क्या होंगी? ठीक है, अभी देखिए मेन बॉडी क्या है इसकी। ये कहता है कि कोई भी हस्बैंड और वाइफ, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझें फिर बेयर एक्ट पढ़ेंगे। हस्बैंड और वाइफ दोनों ही को क्या नहीं किया जा सकता? एक तो कंपेल नहीं कर सकते, कंपेल, नॉट कंपेल, कैन नॉट कंपेल। कंपेल नहीं किया जा सकता टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन बिटवीन देम। अब उनमें से एक कोई देना भी चाहता है तो ही कैन नॉट बी अलाउड। कैन नॉट अलाउड क्या करने के लिए? टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन बिटवीन देम। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बनाया गया है? इट इज बेस्ड ऑन अ साउंड पब्लिक पॉलिसी। एक अच्छी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर है। बिकॉज देखिए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो ट्रस्ट होता है ना, दैट इज द एक्चुअल बेस ऑफ देयर लाइफ। और ये ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आपने ऐसे कर दिया है तो इट विल मेक अ डिस्टर्बेंस इन देयर लाइफ। भाई देखो, सीधी सी बात है, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, अगर वो बातें समाज में आएंगी तो दोनों के बीच के संबंध खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए कानून ने भी इस बात की रिस्पेक्ट की है कि ही कैन नीदर कंपेल्ड नॉर अलाउड टू डिस्क्लोज। ना तो वो करना चाहेंगे तो भी नहीं बताने देंगे हम, तो भी नहीं बताने देंगे। ये सेक्शन का मेन बॉडी है। अब आगे बेयर एक्ट पढ़िए, इसको फिर से देखो, थोड़ा सा एक बार पढ़ो। हर बार पहले उसका एक चार्ट बनाइए, फिर उसको पढ़िए। दोबारा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन मैरिड, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, ये लाइन इसको शो करती है। सेल बी कंपेल, सेल बी मीन्स ये क्या है, आपका मैंडेटरी नेचर का है। टू डिस्क्लोज अ कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग,
कंपेल नहीं कर सकते हैं डिस्क्लोज करने के लिए। टू एनी पर्सन टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन नॉर शैल बी परमिटेड, क्या है, अलाउ नहीं करेंगे हम, नॉर शैल बी परमिटेड, ना अलाउ, कंपेल करेंगे ना अलाउ करेंगे जी। एक पति ने अपनी पत्नी को आके कहा कि मैंने आज दूसरे को 4 लठ मारे हैं, क्या मारे हैं, 4 लठ, डंडे से पीट दिया मैंने उसको। ए ने अपनी पत्नी बी को आके बताया कि आज मैंने सी को बुरी तरह से पीटा है, उसका हाथ तोड़ दिया है। हाथ तोड़ दिया, क्या कर दिया गया, हड्डी टूट गई है, तो क्या है, सेक्शन 320 आईपीसी में क्या बन गया, ग्रीवियस हर्ट बन गया। ग्रीवियस हर्ट क्या है, एक ऑफेंस है, सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अब कोर्ट में आके बी क्या कहता है, बी को वकील पूछता है कि बताओ क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें बताया नहीं था कि उसने ए का हाथ तोड़ दिया। तो बी की पत्नी को ना तो ये पूछा जा सकता है, यानी कि दूसरा वकील क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, मेरे साथी मुवक्किल ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि भाई सेक्शन 122 ने इस चीज पे रोक लगा दी है, मैंडेटरी है, यू कैन नॉट, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है उसका, तो ये नहीं पूछा जा सकता। ठीक है जी। अब पत्नी जो है पति से लड़ाई रहती थी, वो कही मैं तो बताऊंगी, मैं बताऊंगी कोर्ट को कि तुमने सी का हाथ तोड़ा था, तुमने मुझे कहा था। अब कोर्ट में चली जाती है और इनकी पत्नी जाके कहती है कि जी उन्होंने हाथ तोड़ा है, मेरा पति जो ए है इसने सी का हाथ तोड़ दिया था। कोर्ट कहेगा नो 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 नो, यू कैन नॉट बी कंपेल्ड, ठीक है, बट आल्सो यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट परमिटेड टू डिस्क्लोज दिस कम्युनिकेशन। जो भी पति पत्नी एक दूसरे को बातें बताते हैं न्यायालय के अंदर, उन्हें आप एविडेंस के तौर पे, साक्ष्य के तौर पे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एविडेंस which is subjected to section 122 the privileged communication between husband and wife। यहां तक कोई दिक्कत, स्टेप बाय स्टेप समझना है, कंफ्यूज नहीं, एक एक टॉपिक को समझते चलिए। ओके जी, ठीक हो गया, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। लेकिन हमने तो जी पढ़ा था सेक्शन 120, कौन सा सेक्शन पढ़ा था, 120 पढ़ा था, और वहां आपने कहा था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों कंपिटेंट विटनेस हैं, क्रिमिनल केस में भी और सिविल में भी। ये भी अभी पढ़ के आए थे हम, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस में, बिल्कुल है जी, बिल्कुल कंपिटेंट है। अब कंपिटेंट होने का फायदा क्या, आप तो उनको गवाही देने नहीं दे रहे हो। रुको जरा, रुको, वो एक आजकल आता है ना मीम्स, रुको जरा, ठीक है, कॉमेडी के जो मीम्स आते हैं उसमें बोलता है रुको जरा, तो आप भी जरा रुकिए, क्योंकि आगे पढ़ना बाकी है। चलिए बेरेक्ट में पढ़िए आगे, पार्ट 2, पार्ट 1 जहां तक पढ़ा आपने मार्क कर लिया, पार्ट 2 अनलेस, अनलेस आ गया, अनलेस का मतलब क्या, जब तक, यानी कि यहां से आप एक्सेप्शन लिख सकते हैं। अनलेस क्या है हमारी, दिस इज एक्सेप्शन। क्या क्या एक्सेप्शन है यहाँ पे टोटल 3 एक्सेप्शन आती है, एक्सेप्शन जो है 3 आती है। बेरेक्ट देखिए क्या कहता है, द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, यानी कि जिस व्यक्ति ने, ए ने क्या किया, किस स्टेटमेंट की, किसके सामने, बी के सामने, पत्नी के सामने, या फिर इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट हो, कंसेंट क्या दे दे, अपनी कंसेंट दे देता है। यानी कि पहली जो एक्सेप्शन है, पहली एक्सेप्शन क्या कहती है कि ऐसा व्यक्ति जिसने कि वो कम्युनिकेशन किया है, वो बात बताई है, या तो वो व्यक्ति या फिर कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट में जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या कर देता है, कंसेंट देता है कि मेरी कंसेंट से तुम बता सकती हो। ए कहता है बी को, चलो मैं कंसेंट देता हूं, बता दो कोर्ट को कि मैंने सी का हाथ तोड़ा है, और बी बता देती है। तो आप कहेंगे जी ऐसा कभी होता है, भाई हो ना हो, बेर एक्ट ने एक्सेप्शन का प्रोविजन दिया है, ठीक है, तो फिर बी की बात एडमिसिबल हो जाएगी। सेम बात है, जब बी अपनी मर्जी से बता रही थी, कोर्ट ने नहीं माना, ए के कहने पे बता रही है, ए की कंसेंट से बता रही है, तो फिर कोर्ट उसको मानेगा। तो सेक्शन 122 का जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो वहां पे खत्म हो जाएगा। चलिए उसके आगे पढ़िए क्या है, जहां पे मैं बोल, जहां तक पढ़ा वहां एक पेंसिल से लाइन कॉमा लगा लिया कि हम यहां तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाइए, इसके आगे देखिए क्या कहता है, एक्सेप्ट इन द सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर द क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। अब देखिए दो, यहां से 2 चीजें निकल कर आती है। सेकेंड एक्सेप्शन क्या आती है, अगर दोनों के बीच में ही मुकदमा हो, किसके बीच में, हस्बैंड वर्सेस वाइफ,
या वाइस वर्सा। पति और पत्नी के बीच में ही अगर झगड़ा हो जाता है तो वो मुकदमा चलेगा ना दोनों के बीच में, तो उसके टाइम पे ये कर सकती है। उस टाइम पे जो है सेक्शन 122 के प्रिविलेज नहीं मिलेगा। दैट कम्युनिकेशन विल बिकम एडमिसिबल इन द एविडेंस। ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहा है, प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन, तीन चीजें हैं यहां पे, कंफ्यूज नहीं होना है। कंसेंट तक पहली चीज है, द पर्सन हु मेड इट और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कंसेंट्स, इसको अंडरलाइन करके एक नंबर दो। एक्सेप्शन 1 E1 लिख दो, एक्सेप्ट इन द सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन्स, हस्बैंड और वाइफ के बीच के सूट्स, सिविल मुकदमों की बात कर रहा है। सिविल जहां पे वर्ड आ जाता है सूट, मैंने आपको पहले भी बताया, जहां पे कहीं वर्ड सूट देखे दैट इज सिविल, वो सिविल नेचर का है। और जहां वर्ड प्रोसीडिंग देखे वो आपकी क्रिमिनल नेचर की है। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों हो सकती है, लेकिन प्रोसीडिंग दोनों हो सकती है, सूट सिर्फ और सिर्फ सिविल नेचर को शो करता है। बट प्रोसीडिंग इंक्लूड इन इटसेल्फ द सिविल एंड क्रिमिनल बोथ। और थर्ड क्या होगी, थर्ड हमारी एक्सेप्शन होगी, इन प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम अगेंस्ट अदर। हस्बैंड ने क्या कर दिया, वाइफ का ही हाथ तोड़ दिया, जब इनके बीच में कोई प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो। तीन चीजें होंगी, अगर व्यक्ति खुद से कंसेंट देता है, सिविल मुकदमा है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में क्रिमिनल मुकदमा है। इन तीन एक्सेप्शन के अलावा पति पत्नी के बीच में हुई वार्ता को किसी भी साक्ष्य में न्यायालय अपने सामने स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को अनुमति देगा कि वो ऐसा साक्ष्य दे। अब यहां तक बताइए कोई भी आपको डाउट, इस चार्ट को जरूर बना लीजिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चार्ट आप बना लें, ये एग्जाम्पल भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट रिमेनिंग चार्ट को एक A4 पेपर पर बनाना है। मैंने उस दिन भी आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको ऐसे, ये आपका बेयर एक्ट है, ठीक है, एक A4 साइज का पेपर हाफ पेयर कर लीजिए और यहाँ पे आप लिखिए और यहीं उसको सेलो टेप से चिपका दीजिए। यहाँ लिखा होगा सेक्शन 122 आपके बेयर एक्ट में, आप उसको पढ़ते पढ़ते चार्ट को रेफर करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा समझना। यहां तक किसी को भी कोई डाउट, एनीवन, एनी डाउट? देखिए सेक्शन 122 को अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। आपने कहा कि जो भी पति पत्नी के बीच में वार्ता हुई है उनकी शादी के दौरान, उसको साक्ष्य के तौर पे न्यायालय स्वीकार नहीं करेगा। दैट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल इन दी कोर्ट। ठीक है जी। एक बड़ा ही प्यारा केस है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। मैं इसको प्यारा केस इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्या है, प्यार था, प्यार के कारण ये केस हुआ है, इसीलिए ये केस प्यारा है। राम भरोसे, कौन है? राम भरोसे, नाम भी कितना बड़ा, राम के भरोसे ही रहते थे ये, वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है भैया, यूपी के हैं, यूपी से 1954 सुप्रीम कोर्ट 704। अब राम भरोसे जी यहाँ क्या करते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ गहने गिफ्ट दूंगा। वैलेंटाइन डे मनाना चाह रहे थे, गिफ्ट देना चाह रहे थे। इसके लिए क्या करते हैं, उनके पास तो पैसे नहीं थे, तो एक्यूज के ऊपर एक चार्ज लगता है, किस चीज का? मर्डर का। मर्डर का चार्ज है। और भाई ऑर्नामेंट्स की क्या है आपकी, वहां पे फैक्ट इन इशू बन रहा है, ऑर्नामेंट्स गिफ्ट देना है। ठीक है, ऑर्नामेंट्स क्या करने हैं यहाँ पे, वाइफ को गिफ्ट करने हैं। होता क्या है एक्चुअल में इसमें कि ये किसी एक घर में रहते थे, 3 फ्लोर का घर था, इनका ये घर यहाँ पे था। अब राम भरोसे जी अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑर्नामेंट गिफ्ट करूंगा, तो वो चले जाते हैं बीच वाले घर में अपने नेबर में, और नेबर का कर देते हैं मर्डर। मर्डर करने के पास आते हैं, अपने घर में जाते हैं, और जो भूसे का एक कमरा होता है जहाँ पशुओं का चारा रखा जाता है, वहाँ जाके स्नान करते हैं और आके अपनी पत्नी को क्या दे देते हैं, गहने। और गहने देते हुए बताते हैं कि मैंने पड़ोसी का खून कर दिया है, ये गहने चुराने के लिए। फैक्ट आपको केस में समझ में आ गए। राम भरोसे अपने पड़ोसी के घर में घुसता है, उसकी हत्या कर देता है, उसके घर से गहने चुराता है,
उन्हीं गहनों को अपनी पत्नी को क्या कर देता है, गिफ्ट कर देता है। गिफ्ट करने के बाद अपनी पत्नी को बताता है गिफ्ट करते हुए कि मैंने उसका मर्डर कर दिया है पड़ोसी का, इन गहनों के लिए मैं तुम्हारे लिए गहने लाया उसको जान से मार के, है ना भाई, प्यार भरा केस, प्यारा केस, प्यार के लिए किसी की जान ले ली। अब आप मुझे ये बताइए कि जो भी वाइफ थी उसकी, राम भरोसे की एक्यूज की जो वाइफ थी, उसकी क्या स्टेटमेंट है? उसकी स्टेटमेंट है कि मेरा जो पति था राम भरोसे मेरे पास आया, ठीक है, उसने कहा कि मैंने क्या, उसने कहा, शब्दों पे ध्यान देना, ही सेड टू मी, ठीक है, इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बाद में कर लेना, टोल्ड मी भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे क्या कहा कि मैंने पड़ोसी का मर्डर किया है। यस, ये बात उसने क्या कर दी, कन्फेस कर दी वाइफ के सामने। किस चीज के लिए किया है? आर्मामेंट्स की, आर्मामेंट जो तुम्हारे लिए गहने लाने थे उनके लिए हत्या की है, ठीक है। तो क्या ये बात न्यायालय में रिलीवेंट होगी? नहीं होगी, नो। आप तो कह रहे थे जी एक्सेप्शन में क्राइम के कुछ क्रिमिनल केस की बात आई थी, कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज होगी, अरे भैया क्रिमिनल केस तब है जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस चल रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, क्रुएलिटी का केस हो, दोनों के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, पार्टीज होने चाहिए हस्बैंड और वाइफ। यहां तो वाइफ तो एक विटनेस है, एक्यूज्ड और स्टेट पार्टी कौन है? स्टेट। क्रिमिनल में कौन पार्टी होता है? स्टेट पार्टी होता है। लेकिन साथ ही कोर्ट में एक चीज और बताती है, जहां पे ध्यान देना इन शब्दों पे, वो कहती है कि मैंने देखा, किसने देखा? मैंने मतलब वाइफ ने, पत्नी ने देखा कि मेरे पति मॉर्निंग में आए और उस भूसे वाले कमरे में जहां पशु आता है वहां पे गए, ही टेकन बाथ, वहां उन्होंने स्नान किया, कपड़े पहने, आकर मुझे गिफ्ट दिया और फिर ये कहा। अब यहां ट्विस्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी राम भरोसे ने अपनी पत्नी से कहा वो न्यायालय में, कोर्ट के अंदर एविडेंस के तौर पर नहीं लिया जा सकता, बिकॉज इट इज प्रिविलेज्ड अंडर सेक्शन 122, द कम्युनिकेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड। लेकिन जो पत्नी ने देखा दैट बिकम्स एडमिसिबल, उसने जो देखा कि वहां पे वो गए थे, वहां से वापस आए, ये जो बात है रिलीवेंट हो जाती है, दैट बिकम्स रिलीवेंट। यानी कि अगर पत्नी, कोई आपको बड़ा अच्छा सा केस है यार, इसको यू कैन कोरिलेट विद दामिनी मूवी सबने देखी होगी, सन्नी देओल की, तारीख पर तारीख, ठीक है, तारीख पर तारीख मिल रही थी सन्नी पाजी को, वहां पे इंसाफ नहीं मिलता। तो दामिनी ने क्या किया था, उसने अपने देवर को देखा था, अपनी हस्बैंड की फैमिली में से। अब मान लीजिए ऋषि कपूर जो थे, उसी ने क्या कर दिया, जो रेपिस्ट थे वो ऋषि कपूर थे, उनके जो हस्बैंड थे उस मूवी में। अब दामिनी ने उसको देख लिया, अब कोर्ट में आके दामिनी ने कहा कि मैंने उनको ऐसा करते देखा था। एनीथिंग, एनी एक्ट विच इज डन बाय हस्बैंड एंड वाइफ हैज सीन दैट, वट एवर सीन बाय द वाइफ, दैट कैन बी एडमिटेड इन द एविडेंस इन अ कोर्ट। लेकिन अगर ऋषि कपूर आके बताता दामिनी को कि दामिनी हम ऐसा कर दिए हैं, और फिर दामिनी आके बताती, तो दामिनी की सच्चाई को कोई नहीं सुनता, कोर्ट में कोई भी नहीं सुनता। तो आप समझ गए होंगे, जो कहा गया है पति पत्नी का द्वारा आपस में एक दूसरे को, वो नहीं एडमिसिबल होगा, जो देखा है वो एडमिसिबल होगा। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन इन अ ऑफिशियल कैपेसिटी, जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करता है। ये कई बार एमसीक्यू में इंडेक्स बेस्ड पूछा जाता है, 122 से 129 इंडेक्स बेस्ड आपको जरूर याद होने चाहिए। एक एमसीक्यू आपका यहां से 100% बनेगा ही बनेगा। अब ये एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट सेक्शन 123, एक लैटिन मैक्सिम यहां पे नोट करें आप, लैटिन मैक्सिम, इस लैटिन मैक्सिम को नोट कर लें, सालस पॉपुली ईस्ट सुप्रीमी लेक्स।
सालस पॉपुली इज सुप्रीमी लेक्स, इसे भी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन मार्क कर ले, ये भी आ सकती है। रीड इट विद सेक्शन 123, ये मैं बता दो, सेक्शन 123 के साथ इसको लिख ले। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिगार्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। भाई जनता का जो वेलफेयर है वही सबसे बड़ा कानून। कानून क्यों बनाते हैं? कानून बनाने का सबसे बड़ा रीजन है सोशल प्रोटेक्शन, और भाई पब्लिक का वेलफेयर ही सबसे हाईएस्ट लॉ रहेगा। इसका सेक्शन 123 से क्या लिंक है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो किससे जुड़ी है, ये भाई पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी है। पब्लिक वेलफेयर की यहाँ पे बात हो रही है। अब पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इसको हम समझेंगे। पब्लिक वेलफेयर में आपको ध्यान हो, माननीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी। क्या की थी? आपके जो करेंसी नोट्स थे 500 और 1000 रुपए के, वो क्या कर दिए गए थे, बंद हो गए थे तत्कालीन प्रभाव से। रात को 8 बजे के आसपास आपने टीवी पे जैसे आपने सुना, भाई और बहनों आज से जो है ये नोट नहीं चलेंगे। अगर ये क्यों लाई गई थी पॉलिसी, जिससे कि जो ब्लैक मनी का फ्लो है उसको रोका जा सके। हमारा आज का टॉपिक इस पे डिबेट करना नहीं है, लेकिन मैं रिलेटेड कैसे वैसे बता रहा हूं। गवर्नमेंट क्या चाहती थी? गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लाना चाहती थी कि जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 500 और 1000 रुपए के जो नोट है उनको बंद कर रहे हैं। ठीक है, नोटबंदी हो जाएगी। अब ये चीज बताई मोदी जी ने लास्ट में। अब मान लीजिए कोई एक केस चल रहा है कोर्ट में, जहां पे एक पार्टी इस बात का एविडेंस देती है कि जी नोट तो बंद होने वाले हैं। कहाँ है? ये पॉलिसी में लिख रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में। बोला पॉलिसी में है तो वो क्यों नहीं आई? क्योंकि वो अभी तक अनपब्लिश्ड है। क्या है? अनपब्लिश्ड है। यानी कि गवर्नमेंट की किसी अनपब्लिश्ड, किसी भी जो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है उसको जो कोर्ट जो है एविडेंस में नहीं लेगा। इफ इट इज रिलेटेड विद, मैंने आपको अभी जो सालस पॉपुलिस सुप्रीमल लेक्स बताया है, अगर वहां पे पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है, अगर पहले पता लग जाता तो हड़कंप हो जाता। लॉकडाउन का पहले पता लगता तो हड़कंप हो जाता। पब्लिक वेलफेयर से जुड़ी चीजें हैं, ऐसे अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड को कोर्ट एविडेंस में नहीं लेगी। अब सेक्शन 123 खोलिए और अच्छे से इसको समझेंगे। नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस, किसी को भी नो परमिशन, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। किस बात की? कि वो कोई एविडेंस दे। किससे रिलेटेड? किस बात का एविडेंस? डिराइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो किससे डिराइव किया गया है? अनपब्लिश्ड ऑफिशियल। अब ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा गया अनऑफिशियल ऑफिशियल रिकॉर्ड, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू, वो भी किससे रिलेट करता हो? जो किससे रिलेट करता है? जो किसी अफेयर्स ऑफ स्टेट, अफेयर्स ऑफ स्टेट। स्टेट यहां पे आपका गवर्नमेंट को शो करता है। अब देखेंगे तो यहां भी जो 123 को भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। 123 का भी पार्ट जो है यहाँ पे एक मेन बॉडी है और एक आपका दूसरा पार्ट है वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे हमने 122 में किया था। मेन बॉडी क्या कहती है कि नो एविडेंस फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, किसी भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से आपको एविडेंस नहीं लेना है। ठीक है। अब लेकिन किससे रिलेट करता हो ये? व्हेन इट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करता हो? अफेयर्स ऑफ स्टेट से, अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब साथ में इसकी एक्सेप्शन दी गई है, एक्सेप्ट पार्ट 2 विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD है
उस ऑफिसर की परमिशन हो। ठीक है, हु शैल गिव द और विद होल्ड सच परमिशन एज ही थिंक्स फिट, यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है, होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, होम मिनिस्टर साहब है। ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का वो है तो डीएम साहब है। जिन अगर उनको लगता है कि वो परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये पब्लिक वेलफेयर उनका काम है। अब कभी कभी जब ये मुद्दा आ जाता है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट कहता है कि ठीक है वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाओ। डॉक्यूमेंट कोर्ट देखता है, अगर कोर्ट को लगता है कि इट इज रिलेटेड विद पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, तो वहां पे वो उसे मना कर सकता है। कोर्ट विल डिसाइड। इसके लिए एक बहुत अच्छा केस लिख लीजिएगा यहां पे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी थी इसके बारे में। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण, ठीक है, 1975 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या कहा था कि जितने भी आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए कुछ अथॉरिटी हम देते हैं, कुछ गाइडलाइन देते हैं। टोटल 5 गाइडलाइंस यहां पे दी गई थी। ये कि कई बार पूछा गया है, द कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द गाइडलाइंस रिगार्डिंग अनऑफिशियल पब्लिक रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ स्टेट, तो कौन से केस में दिया गया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, रिलेटेड विद सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो रिमेंबर दिस। इसी से जुड़ा दूसरा केस भी है, आर के जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। अब ये तो है अफेयर्स ऑफ स्टेट का। अब इसी को साथ में हमेशा पढ़ा जाना चाहिए, रीड विद लिखना है। ये चीज हर सेक्शन के साथ लिखे जो मैं बताता हूं, रीड विद सेक्शन 162। चलिए अपने एविडेंस एक्ट में एक बार सेक्शन 162 खोलिए। सभी लोग अपने बेर एक्ट में एक बार सेक्शन 162 ओपन कीजिए। इसीलिए कहता हूं बेर एक्ट हमेशा अपने पास रेडी रखो, ये सब चीजें ना बहुत काम आती है। ठीक है, 162 क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, अ विटनेस समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट सेल if it in his possession or power bring it to the court, notwithstanding any objection which there may be to its production or its admissibility. The validity of such objection shall be decided by court. कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। है ना सेक्शन 162 का लिंक, सेक्शन 162 के पास लिखिए रीड विद सेक्शन 123 और यहां पे लिखिए 123 पे। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट? आई होप आपको सेक्शन 123 क्लियर हो गया। अब चलते हैं 124 पे, जो बात किसकी कह रहा है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन की। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आपने अफेयर्स ऑफ स्टेट पढ़ लिया है, वहां भी कहीं ना ऑफिस की बात हो रही है, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो यहां पे आपको ये भी पढ़ना चाहिए। 124 देखिए, बेर एक्ट ओपन कीजिए, क्या कहता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, किसको कंपेल नहीं कर सकते हैं, पब्लिक अफसर को। पब्लिक ऑफिसर, किसी भी पब्लिक अफसर को हम कंपेल नहीं कर सकते। किस चीज के लिए, टू डिस्क्लोज द कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस which he considered that public interest would suffer. This is also related with public interest. अब कोई डीएम को कोर्ट बुला के बोले कि आप बताओ, डीसी को बुला के बोले कि आप बताओ, एसडीएम को बुला के बोले बताओ क्या बातचीत हुई, क्या ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, तो वहां पे वो प्रिविलेज ले सकता है अंडर सेक्शन 124। आई विल नॉट डिस्क्लोज दिस बिकॉज इट इज रिलेटेड विद पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैंने बता दिया तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ऑफिसर्स पर लागू होता है, इतना भी याद रखना है। ठीक है, तो 124 में कोई डाउट आपको, बहुत सिंपल सा सेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 125।
125, सेक्शन 125। अब 125 कहता है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। कोई ऑफेंस हो रहे हैं, ऑफेंसेस, अब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन दे कि किसको आप प्रिविलेज दे रहे हो 125 में, समझना ये ज़्यादा जरूरी है। 125 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किसे दे रहे हैं, ना तो मैजिस्ट्रेट को और पुलिस ऑफिसर, इनमें से किसी को भी नहीं कंपेल कर सकते हैं कि उसे कहां से। आपने बहुत बार सुना होगा पुलिस वाले क्या कहते हैं कि मुझे मेरे मुखबिर ने बताया था, मेरा एजेंट है उस एरिया में, ठीक है, खबरी लाल, सबने सुना है ना, मूवी में बहुत बात आता है कि खबरी लाल ने मुझे बताया था। भाई खबरी लाल कौन है, क्या बताया, कहां से पता लगा, पुलिस वाले ने क्या किया, किसी को पकड़ा, किस केस में, किसी के पास स्मगलिंग करते हुए पकड़ा है। अब पुलिस ने कहा कि मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन थी, कोर्ट कहता है सोर्स बताओ, क्या बताओ, सोर्स बताओ, इंफॉर्मेशन कहां से आई। मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी क्या करता है, कॉग्निजेंस ले लेता है ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पर्सन, कोर्ट कहता है बताओ कहां से आई। मैजिस्ट्रेट को कहां पे, पहले से ही 121 में क्या मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिली हुई है, और भाई पुलिस को तो क्या मिल गई, पुलिस को भी साथ में, आप उससे सोर्स नहीं पूछ सकते हैं कि कैसे सोर्स मिला है। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है, ये तो आपको सबको पता है, क्वेश्चन जो बनता है माय डियर फ्रेंड वो बनता है कि रेवेन्यू ऑफिसर का। रेवेन्यू ऑफिसर, मैंने आपको इसको अलग से बताया है कि रेवेन्यू ऑफिसर भी कंपेल नहीं किया जा सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर को भी आप कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। किस लिए नहीं कर सकते कि उसे इंफॉर्मेशन कहां से मिली, पब्लिक रेवेन्यू से जुड़े अपराधों से, पब्लिक रेवेन्यू से जुड़े किसी भी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उसे कहां से मिली, ये उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन कहती है रेवेन्यू ऑफिसर इन दिस सेक्शन मींस एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू से जुड़ा हर कोई अफसर यहाँ पे किस में आता है, रेवेन्यू ऑफिसर की कैटेगरी में आता है। कोई डाउट आपको यहां तक? ये कह रहा है कि भाई कोई इस सेक्शन का देखिए क्यों लाया गया, हर एक जो बेर एक्ट में प्रोविजंस बनते हैं उनके पीछे एक रीजन होता है। अगर 125 में आपने क्या किया, ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी, तो क्या आगे से कोई खबरी लाल को खबर देगा, कोई खबरी लाल किसी ऑफेंस की खबर देगा, नहीं देगा। कोई रेवेन्यू से रिलेटेड अपराध हो रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं दे रहा है, कोई अपराध कर रहा है, क्या कोई पब्लिक रेवेन्यू अफसर को जाके बताएगा, नहीं बताएगा। टू इनकरेज दिस फीलिंग इन द पीपल और इन द सिटीजन्स, इस सेक्शन को प्रिविलेज दिया गया है कि ये नहीं पूछा जाएगा कि इंफॉर्मेशन कहां से आई, किस किस से, बस इतना याद रखिएगा, मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और आपका रेवेन्यू ऑफिसर, इन तीन लोगों को ये प्रिविलेज है कि इनसे नहीं पूछा जाएगा कि इंफॉर्मेशन कहां से आई। एनी डाउट? फिर आ जाते हैं 126 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्रॉम इंडेक्स बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अभी आपका हरियाणा जुडिशरी में भी पूछा गया था, ठीक है। अब 126 से 129 एक पूरी कैटेगरी बन जाती है, पता है आपको। 126 से लेकर के 129 तक इसको हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। भाई जहाँ प्रोफेशन होता है, और हम लोगों का प्रोफेशन क्या है, वकालत हमारा प्रोफेशन है, कोर्ट में वकील बनना, काला कोट पहन के, ठीक है, वकील, वकालत ही हमारा जो है पेशा है, क्या रहेगा, प्रोफेशन रहेगा। तो यहाँ पे बताया गया आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज दिस प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, किस किस के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है।
प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है ये आपका बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर, वकील इनके बीच में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपका कहाँ कहाँ पे हो सकता है, ये जो है जो लीगल एडवाइजर्स होते हैं उनके बीच में हो सकता है, क्लाइंट का और उसके बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका इससे डील करता है। इसको हम कल की क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं पहले। ठीक है, रिवीजन करेंगे। 122 में किसको प्रिविलेज मिला है, हस्बैंड और वाइफ को। ठीक है, 3 एक्सेप्शन है, या तो कंसेंट दे दे जिसने बताया वो, या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, दूसरा जब उन दोनों के बीच में सिविल मुकदमा हो, उन दोनों के बीच में क्या हो, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो। 123 में किसको प्रिविलेज दिया आपने, 123 में ये प्रिविलेज आपने किसको दिया है, 123 में दिया अफेयर ऑफ स्टेट, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। परमिशन कौन, एक्सेप्शन जरूर याद रखना है, एक्सेप्शन विद द परमिशन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। 124 किसकी बात कह रहा है, 124 आपको कौन सा प्रिविलेज दे रहा बताइए कमेंट में जल्दी से। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। 125 क्या कहता है कि कहां से इंफॉर्मेशन आई, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाएगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पूछा जाए किससे, मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, इन 3 लोगों से। तो इनको ये थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर ले। आई होप आपको चीज़ें अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो सही में अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कोई भी डाउट्स, किसी तरह के भी सजेशंस, कोई भी आपकी एडवाइस आप मुझे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका लिंक नीचे दिया गया वहाँ जाके आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल। अब क्लास का टाइम 7 PM है तो अलार्म लगा के रखें। सेम टाइम सेम चैनल। सी यू टुमारो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।